सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, आपका यूपी टेट 2016 का है। प्राथमिक स्तर यानी उच्च प्राथमिक स्तर से 6 से 8 तक है। सभी प्रश्न इसी में आपको सॉल्व मिलेंगे। ठीक, आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो पर। थोड़ा इसको हम जैसे अब बड़ा रहेगा तो आप लोग को दिखाई में, और जहाँ वीडियो धुंधला हो तो आप लोग थोड़ा क्या करेंगे, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए लिखा है, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक वातावरण का गुणफल है। यह किस व्यक्ति ने दिया? तो इस व्यक्ति का हुडवर्ड महोदय जी ने दिए थे। अगला प्रश्न, आप लोग वीडियो को रोक कर इनके बायोडेटा से जितना है डेटा से आराम से पढ़िएगा। ठीक, दूसरा, मानव विज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और मस्तिष्क अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोजन है। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा, वुडवर्ड ने। डिटेल्स में आप लोग वीडियो रोक कर पढ़िएगा आराम से। मानव लैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है क्या? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। मानव लैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। यह सिद्धांत सुप्तावस्था के अंतराल 6 वर्ष के बच्चों को पे किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, विकास में मानव सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस प्रश्न का एरिकसन महोदय जी ने किए थे। इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न, डैश के अनुसार इदम, अहम तथा प्रहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। यह किसने दिया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा, फ्रायड जी ने। अब ईदम से क्या संबंध है भाई? ईदम का मतलब हुआ है, इसका मतलब जन्मजात होता है, वंशानुगत क्षेत्र से संबंधित होता है, अहम माने होता है अर्थात यानी जगत से होता है, प्रहम माने होता है नैतिक मूल, आत्मा की अंतःकरण की पुकार होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ये किसने कहा था? स्किनर महोदय जी ने कहा है। अगला प्रश्न, निम्न से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? जो प्रसार विधि है वो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं माना जाता है। ठीक, जैसे माध्य हुआ, माध्यिका हुआ, बहुलक हुआ, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति हैं जो प्रसार हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम में प्रत्ययन व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा थॉर्नडाइक महोदय जी ने। अगला प्रश्न आपका देखिए, थॉर्नडाइक महोदय जी किस पे किए? यानी अधिगम में प्रत्ययत भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा
सीखने वाले निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत को उद्दीपक कहा गया है। इस सिद्धांत को क्या किया गया है? उद्दीपक। अनुक्रिया सिद्धांत, चयन का सिद्धांत भी कहा जाता है इसी को। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया था? तो बिल्ली पे। थॉर्नडाइक महोदय जी ने किस पे किए थे बाबू? तो बिल्ली पे किए थे। ठीक, आप लोग इनके किस पे प्रयोगात्मक किया गया इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? नामिक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। तो अनुपात माना गया है। क्या माना गया है? अनुपात सबसे अच्छा माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, इकाई निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो 16 पीएफ परीक्षण ये क्या है? नहीं। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसको किया गया था? ठीक, जैसे वाटसन हुआ, मैस्लो हुआ, पहला हुआ तो कॉलर हुआ। था आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादित किसके किया गया था? तो किसके किया गया था भाई? किया गया, आपको इसमें से आवश्यकता का अनुसार क्या होगा इसमें देख लीजिए। कोल्हर हैं जी, किस है यहाँ देख लीजिए डिटेल से। मैस्लो महोदय, हमने ध्यान नहीं कोहलर पे मैस्लो लिखा, अब्राहम याद था, मैस्लो आगे कन्फ्यूज कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वह बी नंबर होगा, सी नहीं होगा। क्या होगा? बी नंबर। मैस्लो हमें थोड़ा भी ध्यान नहीं हो। अब्राहम मैस्लो, मैस्लो मैस्लो ऐसे मैस्लो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा। तो अब्राहम मैस्लो सही। आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत देने वाले कौन है? तो हमारे कौन है? मैस्लो है, अब्राहम मैस्लो। ये हमारा थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजिंग थे। इनके जो 5 हैं, पहला है शारीरिक, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है सामाजिक, चौथा है समान, पांचवा है आत्मानुभूति। इस प्रकार ने मैस्लो महोदय जी ने निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो किसको मुख्य ग्रंथि कहा जाता भाई? तो पीस ग्रंथि को किससे कहा जाता है? पीस ग्रंथि को हमें कहा जाता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, सामूहिक अचेतन का संपर्क दिया था। तो किसने दिया था? इस प्रश्न का ये नंबर उत्तर होगा युंग ने। अंगूर खट्टे का उदाहरण है क्या? अंगूर खट्टे का उदाहरण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर होगा। यौगिकीकरण होता है। क्या होता है? यौगिकीकरण होता है। ठीक, 15 नंबर देखिए, अधिगम का क्रिया परसु अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का संबंध यानी किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक महोदय, स्किनर या पाउलाउ टोलमैन। तो यह किसके द्वारा दिया गया था भाई? तो आपका स्किनर महोदय जी होंगे। क्या होंगे इस प्रश्न का? स्किनर जी, देख लिया जाए। स्किनर ही जी सही है। ठीक, स्किनर महोदय जी ने दिए थे। अगला प्रश्न, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ के बीच होगा। तो
इनके अब देखिए यहाँ तो प्रश्न का उत्तर हमारा 90 से 109 के बीच में है। ठीक, बुद्धि लब्धि का अलग है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, टर्मन बी ने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने 1916 ईस्वी में इनके विवरण दिया। 100 यानी 130 से अधिक है तो उसे प्रतिभाशाली माना जाएगा, और 81 से का भी एक तरफ से चलिए 100 का रहा है, यानी 130 से 121 के बीच में तो उसे प्रखर बुद्धि माना जाएगा, और 111 120 का है तो तीव्र बुद्धि, 91 और 110 के समान प्रकार की बुद्धि माना जाता है उसको। इसके बीच में है तो मंद बुद्धि माना जाता है, इसके बीच में अल्प है, इसके है तो जड़ बुद्धि कहा गया। इस प्रकार के बुद्धि के प्रकारों को। अगला प्रश्न है, वंडुरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर, निरीक्षात्मक अधिगम होता है। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिकता चिंतन का किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो इस प्रश्न का औपचारिक होता है, औपचारिक संक्रिया अवस्था होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए जिन पियाजे ने किस प्रकार किनको 4 भागों में बांटे हैं। यदि पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक दिया गया। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया। ठीक, इनके 4 भागों में बांटे। अगला देखिए, जन्मजात अवैयक्तिक गुणों का योगफल क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता? इस प्रश्न का उत्तर सी होता है। क्या हो? वंशानुक्रम होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, मानव वैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर। अगला प्रश्न आपका 21वां है, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर, संचयी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? कौन सा ऐसा चीज है भूलने का कारण नहीं? शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की योग्यता भूलने के कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, स्पेयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है क्या? जी कारक होता है। क्या होता है बाबू? जी कारक होता है। जिस प्रश्न का बी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आप पढ़ते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पे होनी चाहिए, शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, पारिवारिक स्थिति होनी, व्यक्तिगत विभिन्नता होनी चाहिए। यानी पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पे होना चाहिए? देखिए वहाँ पर तो शिक्षण विधि का भी प्रयोग होगा, व्यक्तिगत है। तो इनके का करम किस पे ज़्यादा यानी फोकस करेंगे तो हम तो उस पे शिक्षण तकनीक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। किस पे करेंगे बाबू? शिक्षण तकनीक पे।
आपका आंसर में देखा जाए क्या लिखा है। पढ़ाते समय बच्चों को पढ़ाते सर्वाधिक कक्षा में बालों को व्यक्तिगत भिन्नता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सी नंबर होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत। सही हमने लगाएगा तो सही है, बाकी इसको शिक्षण पे नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता ध्यान रखना चाहिए। किस पे? व्यक्तिगत पे होना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण के लिए द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे कौन? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? स्पेरमैन। अगला प्रश्न देखिए। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है क्या? तभी स्मृति कहलाती है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। व्यक्ति में उन मानव शारीरिक अवस्थाओं को गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है क्या? वह व्यक्ति कहलाता है। ठीक। ये नंबर इसका उत्तर होगा। समान पुरुष में यक्ष वायु गुणसूत्र होते हैं, जबकि समान महिला में होते हैं क्या है? यक्ष यक्ष गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं बाबू? यक्ष यक्ष गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न का उत्तर ये नंबर होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा देखिए। यदि ये पुरुष का यक्ष वाई है, क्या है? यहाँ पे महिला है, यक्ष यक्ष है, तो यहाँ पे करा यक्ष वाई ये दोनों पे, तो लड़का है। क्या है? लड़का है। यदि यहाँ पे फिर यहाँ पे जो है संख्या पे यक्ष वाई, यदि यक्ष यक्ष यदि दोनों का यक्ष वाई मिल रहा तो लड़का है, यदि यक्ष यक्ष मिल रहा तो लड़की होता है। क्या होता है? लड़की होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रांतों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्रांत और जिसके ऊपर समूह के आधे प्रांत होते हैं और कहलाता है क्या है? वो माध्यक कहलाता है। क्या होता है? माध्यक होता है। ठीक। प्रांतों के समूह को आरोही अवरोही क्रम में रखने पे समूह के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। माना समूह में प्रांतों की संख्या क्या होती है? n। मध्यांक का सूत्र क्या है? n बराबर n/2 होता पद। अगला प्रश्न आप लोग देखिए। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर। क्या होगा? स्तंभाकृति होता है, यानी स्तंभ आकृति बोल सकते हैं, स्तंभ आकृति। ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा हिंदी का। क्या मिलेगा? हिंदी का क्लास मिलेगा। ठीक। देखिए हिंदी का है यूपी टेट 2016 का जो हमारा पेपर है प्रीवियस, इन पे चर्चा किया। जो हिंदी का हमारे 30 क्वेश्चन है। ठीक। पहला प्रश्न देखिए आप लिखा है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद से। कहाँ हुआ बाबा? इलाहाबाद से। इनका थोड़ा डिटेल्स में पढ़िए आप। कारण नई कविता पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। नई कविता पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में
डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्ता के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ। यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी। नई कविता नाम एक आज्ञा का दिया हुआ है। अपने एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भाई। अगला प्रश्न, अयोगवाह कहा जाता है किसे? अयोगवाह किसे का विसर्ग को कहा जाता है, अंग और आहा को कहा जाता है। ठीक। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए क्या? यानी वाचन के समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? दूर कम से कम 12 इंच दूरी पे होनी चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पंक्ति है? इस पंक्ति का उत्तर क्या होगा? डी नंबर, मुक्त बोध। किस दृश्य उपकरणों में पारदर्शी का प्रयोग होता है? तो किस में होता बाबू? इस प्रश्न का उत्तर क्या? ए नंबर, ओवरहैंड प्रक्षेपक का होता है। मौन पठन के विषय में धारण होना चाहिए। मौन पठन के लिए क्या होना चाहिए? एकाग्रित होकर पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। तदीव समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सी नंबर, भारतेय तेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। चरण कमल बंधु हरियाई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार क्या है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधु हरियाई। तो रूपक है क्या बाबू? रूपक है। देख लिया जाए उत्तर सही बताया गया कि गलत है? तो रूपक ही है। क्या है? रूपक है। अगला प्रश्न लिखा देखिए। मुख होई वाचल, पंगु चढ़े गिरिवर, गहन जासु कृपया तुम दयाल, द्रोहु सकल कलिमल दहन। उपयुक्त में से कौन सा छंद है? तो कौन सा? सोरठा। कौन सा है बाबू? सोरठा। अगला प्रश्न, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर, पुरस्कार है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर मोहन राकेश जी हैं। वर्तनी के दृश्य निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है क्या? शुद्ध शब्द क्या है? रचयिता। प्रश्न नंबर बी होगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या? कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए हेतु निर्मित वास्तविक के लिए। ये लिख लीजिएगा कॉपी में नोट्स बनाकर।
अपर्दान से अलग होने के लिए, संबंध में का की रा री रे के लिए, अधिकरण में भीतर पर होता है, संबोधन में हे हु अजय हरे आदि का प्रयोग होते हैं कारक चिन्ह का। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? समूहवाचक होता है। क्या होता है? समूहवाचक होता है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से हमारा क्या अधिक हमारा गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है क्या? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सहायक क्रिया होता है। क्या होता है? सहायक क्रिया। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभय समास है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो बहुविग्रही समास। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर। कौन सा महीना भाद्रपद महीने का भाग महीने के बाद आता है? तो कौन सा? इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर अश्विन। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इससे दे फेंक, तज कर मुँह स्मृति के पार पंकित के रचयिता कौन है? तो इस पंकित का रचयिता कौन है? दिनकर जी का। लघु उर्मी में कौन सा संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। कपूर शब्द है क्या? कपूर कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसा बाबू? तद्भव शब्द है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी अपनी बात से पलट जाना। यानी एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ होता है अपनी बात से पलट जाना। आप सभी भाई बंधुओं, आप अपने परिवार हित में और परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट किए रहेंगे तो हम आपके फुल सपोर्ट करने के लिए हैं और आपके पेपर के हर जितने हैं प्रीवियस ईयर वो कराने के बाद आपके चैप्टर वाइज क्लास चलाएंगे। आप लोग जितना से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, और पुराने भाई बंधु हैं तो शेयर और लाइक कर लीजिएगा। कमेंट में लिखा एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ बता ही दिया गया। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न लिखा है, देखिए कितना सरल है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद होता क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा, चौपाई होगा। क्या होगा भाई? चौपाई होगा।
अगला प्रश्न देखिए, अधरों में राग मंद पिए, अलंकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, पंकित में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? अंधा कुआं के नाटक के लेखक कौन है बाबू? लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। इसमें अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी लाल हैं। अन्य नाटक मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, ये सब क्या हैं? ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। ये आप वीडियो को रुक कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें क्या होगा बाबू? सी नंबर होगा। क्या होगा? अज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय बड़ा आ का प्रयोग होगा। प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1943 में। कब हुआ था बाबू? प्रथम प्रकाशित कब हुआ? 1943 में। दूसरा कब हुआ? 1951 में। तीसरा कब हुआ? 1959 में। और चौथा क्या हुआ? 1779 में। आपका अंतिम प्रश्न, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उपमा होगा। क्या होगा? उपमा होगा। लिखा, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना होता है। जहाँ उपमेय उपमान से में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्यमूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमेय अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है बाबू? उपमा अलंकार होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। ठीक, आप लोग इस वीडियो का लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। ठीक, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। आपका लैंग्वेज भाषा दूसरा है। जिन भाई बंधुओं ने लैंग्वेज अपना संस्कृत और इंग्लिश से करते हैं, तो उनके जो लैंग्वेज दूसरा विकल्प चुने थे, उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और नए लोग भाई बंधुओं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक आपका सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन और आपका, हाँ, चाहेंगे हमारे वीडियो देखने वाले भाई बंधुओं ने हमें हमारे वीडियो को कुछ पसंद कर रहे हैं। ठीक, आप एक सब्सक्राइब करके हमारा एक कुछ योगदान करिए भाई। पहला प्रश्न देखिए, आगे नोट लिखा है, परीक्षार्थियों ने निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना हो। जिन भाई बंधुओं ने भाषा अपनी लैंग्वेज संस्कृत चुने होंगे, वही केवल भाई बंधुओं ने इस पेपर को हल करेंगे। देखिए 61 प्रश्न देखा लिखा है, थोड़ा इनका जूम आउट कर दे भाई। देखिए लिखा पहला प्रश्न, बालकः हंसते वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा क्या? तब बालका जो हंसते हो
बालकः हसन्ति होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बालकः हसन्ति। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण प्रक्रिया किस समय तक सफल है? यानी जो शिक्षण कार्य हमारा है किस समय तक सफल है, इसका पता लगाया जाता है। इसका पता लगाया जाता है कब लगाया? उनके मूल्यांकन के समय। क्या होता है? उनके मूल्यांकन के समय होता है। अच्छे पठन के पूर्ण अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं, यानी अच्छे पठन के लिए गुण बताए गए हैं, तो कौन सा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर होगा। क्या हो? याज्ञवल्क्य शिक्षा में होता है। इसका होता है अन्य याज्ञवल्क्य शिक्षा में अच्छे पठन के गुण निर्दिष्ट किए गए हैं। किस प्रकार से किसी पाठ को पढ़ाया जाए ताकि उनकी विषय वस्तु को सहज भान हो सके, यानी सहानुभूति हो, शहर के यानी सरल के तरीके से हो। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हेतु उपदेश का संबंध किस विधि से है? जो हेतु उपदेश का संबंध किस विधि से है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? कहानी से है। किससे है? कहानी से है। ठीक, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें क्या है? अभ्यास। क्या है? अभ्यास का सिद्धांत है। इसमें क्या है बाबू? अभ्यास का सिद्धांत है। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। अर्थ समझते हुए, यानी अर्थ को समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर। का होगा? ए नंबर होगा। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को प्रायण विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायण विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न, हरीश प्लस सेते में संधि किस सूत्रानुसार होगी? किस सूत्रानुसार होगी बाबू? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर है। एस्तो सचना एस्चुआ। अगला प्रश्न, पूर्व पदार्थ यानी प्रधान होता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है बाबू? अव्ययी समास होगा। क्या होगा? अव्ययी समास। डी नंबर होगा। अगला है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास से क्या होता है? वह द्विगु होता है। क्या होता है बाबू? द्विगु होता है। ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न, पुट पाक्र प्रतीकासो रामस्य करोड़ों रस किस कवि से संबंध है? किस संबंध से? तो इस प्रश्न का होता है भभूति। क्या होते हैं? भभूति। अगला प्रश्न, क सूर्य प्रभाव वंशः क चाल्प विषयामति पंकित किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो किस ग्रंथ से है बाबू? तो रघुवंशम से। किससे है?
रघुवंशम। कौनते पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? तो कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? तो इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा बाबू? सी नंबर, ढक। कीर्त शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कीर्त शब्द में कौन सा प्रत्यय? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर का होगा, बी नंबर। उपंगम में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? तो बाबू अब भाई भाव है, बी नंबर उत्तर इसका है। कीर्ता अर्जुनियम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति, शंकर से किस प्रकार की प्राप्ति किए थे अस्त्र? तो कौन सा? पशुपत का। पशुपत का क्या किए थे? अस्त्र प्राप्त किए थे शंकर भगवान से। वो तो चरितम कृति है क्या? वो तो रामचरितम कृति है क्या बाबू? इस प्रश्न का उत्तर भवभूति है। अंतस्थ वर है क्या? अंतस्थ वर होते हैं बाबू य र ल व, ये सब हमारे अंतस्थ यर शब्द हैं। ऊष्म व्यंजन है क्या? इसमें ऊष्म व्यंजन क्या है? स ह, ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक। दत्यारी में कौन सी संधि है? दत्यारी में कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि क्या है? स्वर संधि है। नायिका का संधि विच्छेद क्या है? नायिका शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 9 प्लस अक होता है, 9 प्लस अक होता है। अक्षरा का अक्षरा काढ़, इसमें अक्षरा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति इस सूत्र में से प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न, पर इसमें पदी देने के अर्थ में दा धातु से प्रथम बहुवचन रूप बनेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ददती। क्या होगा बाबू? ददती, सी नंबर। अगला प्रश्न का द्व्यधिक पज पजचस्तम किस संख्या का वाचक है? तो इसमें लिखा है 500 बाबू, 2 लिखा। क्या लिखा? 502 लिखा जाता है। इस प्रकार के 502 लिखा जाता है। ठीक। जलनिधि पद का पर्याय शब्द है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है बाबू समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र। नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा क्या? तो इस प्रश्न का होगा नदाम। क्या होगा? नदाम। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य को क्या करना है? चयन करना है। तो रामस्य बिना जीवितु नस्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। वृत्रेहरी में नहीं गिना जाता है। क्या नहीं गिना जाता है? रघुवंशम को नहीं गिना जाता है। ठीक।
राज दिलीप की पत्नी का नाम है क्या? राज पत्नी दिलीप का नाम राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? तो इसमें हमारा क्या है? शुद्ध छेड़ा। क्या है? शुद्ध छेड़ा। अगला प्रश्न है, लता कुंज गुंज गुज जन्म दो दिलीप्त पुंज चपलाइन में अलंकार है क्या? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्या बाबू? अनुप्रास अलंकार। आपका अंतिम है प्रश्न है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सभी हम पेपर का शेड्यूल आ गए, डेट ख़त्म कर रहा हूँ, सीटेट डालूँगा। फिर जितना हमारे पास समय को पर्याप्त रहेगा उसी समय के अनुसार हम अन्य पेपर को भी डालने की कोशिश करूँगा। लिखा अगला प्रश्न, जीवेशु मानो श्रेष्ठ वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र है क्या? तो इसका प्रश्न का उत्तर आगे है बाबू, ऑप्शन में देखा जाए। इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या है बाबू? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। ठीक, लिखा है यतश्च निर्धारणम यानी जीवेशु माने मानो श्रेष्ठ वाक्य के रेखांकित पद में यतश्च निर्धारणम विभक्ति विधायक सूत्र है। परसों सूत्र यतश्च निर्धारण कहता है कि जहाँ पर निर्धारण किया जाए वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आपका संस्कृत का प्रश्न था। ये पूरे आज सॉल्व हो जाएंगे। ये यूपी टेट है, यूपी टेट 2016 का, जो हमारे 6 से 8 तक जूनियर स्तर का पेपर होता है। गणित और विज्ञान पे उन प्रश्नों पे क्या किया जाएगा? चर्चा किया जाएगा। आप सभी जितने हमारे प्रिय छात्र और हमारे सगे संबंधी और सभी छात्रों भाई बंधुओं से सबसे जाए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, पहला प्रश्न देखिए लिखा है क्या? लिखा है, वह ताप जिस पर लौह चुंबक समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है वह कहलाता है क्या? वह क्या कहलाता है बाबू? वह क्या कर, इसी प्रश्न का उत्तर होगा क्या होता है? कैल्विन ताप होता है। ठीक, दूसरा प्रश्न का ये, आप वीडियो को रोक कर इनको डिटेल्स में क्या कर सकते हैं? पढ़ें और समझें। ठीक, अगला प्रश्न लिखा, 5 संद्र चित्र इनमें जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 QF है, एक 100 वोल्ट की DC स्रोत के चित्रानुसार जुड़े हैं। बिंदु A और B के बीच धारिता है क्या? तो इस धारिता के क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर। का होगा? डी नंबर होगा। ये सवाल हैं लगे हैं। ठीक, इसी के बेस को अपना उठाकर रख लीजिए। ठीक, विज्ञान है तो आपको समझाने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन बॉक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी सल्फेट प्रक्रिया होता भाई। अगला प्रश्न है,
स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाए? स्याही का दाग को मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबू ए नंबर, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, एक बल F बराबर कोष्टक में Fi प्लस Iz कोष्टक बंद न्यूटन एक वस्तु को कोष्टक में 2I - J मीटर के विस्थापित कर देता है तो कृति का कार्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 7 जूल होगा। क्या होगा? 7 जूल होगा। यह सूत्र है इनके रखने का मान और काटे पीटे जोड़े घटाएं भाई। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर। का होगा? ए नंबर। चींटी के डंक में अम्ल होता है क्या? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है बाबू? तो फार्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। देखिए, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक के लिए है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है नींबू मौसम्बी में होता है। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। टार्टारिक अम्ल का होता है इमली में। किस में होता है? इमली में। सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परखनली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अक्षेपर प्राप्त होगा? किस रंग में अक्षेपर क्या होगा? प्राप्त होगा। तो प्रश्न होगा सफ़ेद। क्या होगा? सफ़ेद होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? कौन सा है? तो गोल्ड है। क्या है? गोल्ड है। कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है? क्या नहीं प्राप्त है? पेट्रोलियम नहीं होता। क्या नहीं होता है? पेट्रोलियम। पौधों में एधा का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में एधा का मुख्य कार्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है बाबू। ठीक, इसका देखिए, इसमें डिटेल्स क्या है। एधा कोशिका ही वर्धी संवहन मंडलों में फ्लोएम और जालम ऊतक समूह के मध्य पट्टिका के रूप में दिखाई देती है। यह कॉम्बिया पुटका द्वितीयक वृद्धि के समय सक्रिय होकर पौधों को तनों एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि क्या करती है? मोटाई और तनों में वृद्धि करती है। ठीक, इसका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। कार्बन का वह स्थायी अपर रूप जिसे अभी हाल में खोजा गया है, यानी हाल ही में इनका खोजा गया है, तो क्या है बाबू? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? C60 है। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे होते हैं। सहजीवी पौधे होते हैं लाइकेन होते हैं। क्या बाबू? लाइकेन होते हैं। अगला प्रश्न है, फाइकस में परागकण होता है क्या? तो फाइकस में परागकण कितने होते हैं बाबू? कीटों द्वारा। कितने होते हैं? किसके द्वारा? कीटों द्वारा। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कौन सा अंग क्या होता है? अवशेषी होता है। कर्णपर्लो पेशियाँ के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बाबू? डी नंबर। क्या है? डी नंबर। डी नंबर है आपका लैरिक्स। का है? लैरिंक्स है। अगला प्रश्न आपका है,
थ्राम्बो थ्राम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर। क्या है? प्लेटलेट्स का होता है। अगला प्रश्न, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग का क्या नाम है? इसे पेचिस होता है। क्या होता है बाबू? पेचिस होता है। अब देखिए, रोगों से होने वाला अमीबीय पेचिस किसके कारण होता बाबू? किसके कारण होता है? तो हमारा क्या है लिखा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक बैक्टीरिया से। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया का होता है प्लाज्मोडियम वाइकेंस प्रोटोजोआ अन्न से होता है। पीलिया क्या है? प्रायः वायरस जनित रोग है। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? पैथोजन। क्या कहते हैं? पैथोजन। बीमारी फैलाने वालों को क्या कहते हैं? यानी एजेंट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। ठीक है। अगला देखें, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है क्या? खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन सा है? प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक हमारा क्या है? उपभोक्ता है। पेड़ पौधे उत्पादक हैं। पेड़ पौधे हमारे क्या हैं? उत्पादक हैं। शाकाहारी हमारे क्या हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। और जीवाणु और कवक हमारे क्या होते हैं? अवघटक होते हैं। क्या होते हैं? अवघटक होते हैं। ठीक। यदि का पूछ देगा मांसाहारी तो द्वितीय तृतीय दोनों उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक। जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। किसके द्वारा रखा जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर है। टेरेरियम। क्या है? टेरेरियम के द्वारा रखा जा सकता है। इनका थोड़ा डिटेल्स देख लो बाबू। लिखा है, टेरेरियम जमीन के अंदर रहने वाले जंतु हेतु है प्रयोग किया जाता है। जो बाइवेरियम है वायुमंडलीय जंतुओं हेतु रखा जाता है। एक्वेरियम है जलीय जंतु हेतु है। और चिड़ियाघर स्थलीय जंतु है। जो चिड़ियाघर होता है स्थलीय जीव जंतु को लिए क्या होता है? रखने के लिए होता है भाई। अगला प्रश्न आपका है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है बाबू? कला शिक्षार्थियों के व्यवहार का सूक्ष्म प्रबंधन होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डी नंबर। एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो बच्चे के बारे में क्या हो? उसके पर्याप्त का हो? ज्ञान हो। विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यता का विकास करता हो। ठीक। विज्ञान शिक्षा करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है। यह जीवन का वर्णन का आधार होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा बाबू? सी नंबर, पदार्थ ऊर्जा अंत क्रिया। अगला प्रश्न, सामान्य ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर सेकेंड है। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल होगी क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या है बाबू? बी नंबर है। कितना है? बी नंबर। कोई प्रभाव नहीं होता। क्या होता है? कोई प्रभाव इस पर
नहीं होता है। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। एक दूसरे को क्या करते हैं? कभी नहीं काट सकती हैं। अब सभी लोग वीडियो को ईमानदारी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो क्या होगा? बैंगनी होगा, नीला होगा, पीला होगा, लाल। यानी प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? नीला, पीला, लाल। तो देखा जाए इसमें क्या हो सकता है? बैंगनी होगा कि लाल होगा? लाल होगा। क्या होगा? इस प्रश्न के लिए क्या होगा? लाल होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेमी क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा है तो तल पर दाब होगा क्या? उस तल पर दाब क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर है। अब इनके दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल का सूत्र रखकर इनके काटेंगे। ठीक, काटने पे जो मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक करने में 10, एक कट गया 0 से। ठीक, अब करने मतलब इसमें 4 हुआ, एक 0 इसमें 5 हुआ। क्या हुआ? तो वही एक गुणे का किया गया 10 के घाते 5 न्यूटन रखेंगे। क्या करेंगे? न्यूटन रख देंगे। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी पिंड की गति ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगा। तब इनका हमारा गति ऊर्जा 1 क्या करूँगा? 2 करेंगे म्यू। ठीक, इसमें प्रतिशत हमारा क्या होगा? 0.1% क्या हो जाएगा? यहाँ पे वृद्धि हो जाएगा। यहाँ संवेग रखेंगे, इनके बाद इनके काट देंगे भाई, दशमलव हटा के इनकी संख्या काटना रखेंगे। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाए? इसका ये हो जाए। क्या होगा? ये नंबर। आपका अंतिम 30 प्रश्न विज्ञान के थे। 30 प्रश्न विज्ञान पे हम पूर्ण रूप से क्या कर लिया गया? कवर कर लिया गया। इसके बाद आपको गणित का मिलेगा। किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे? तो कैसे इनके करेंगे भाई? तो उन्हें किसी वस्तु का नए उपयोग करने के को कह कर, यानी कोई चीज़ को नए वस्तुओं को क्या करेंगे? उपयोग करके। ये आपका गणित यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक, तो इस प्रश्न का गणित का उत्तर क्या होगा? 3 घाते 2 होगा। ठीक, ये आप इसको रखिए सूत्र और इनके बाद संख्या को काटिए। काटने पर हमारा 9 का स्क्वायर हो जाता है तो 3 होता है। 3 के घाते 2 लगा लेंगे। ये है आपका n प्लस फार्मूला के माध्यम से रखिएगा। ये फार्मूलों के बेस पे आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? n बटे 1/n हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला है आपका। फार्मूले के बेस पर रख कर इनके पास मान रख दीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 7777 है तो सबसे छोटी गुणज संख्या क्या है? सबसे छोटी करा यदि 7 के 3 लगातार क्या करा? 7 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है? 777 हो। तो उसी तरह हमने 7 के 21 कर लेंगे। क्या करेंगे? 7 के 21 और इनको माइनस कर देंगे। इनको माइनस करने पर हमारा 756 आएगा और 756 को काटिए। 3 दूनी 6, हाथ से बचा 1, 3 5 15, 3 दूनी 6, 252 होगा। इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी समकोण समबाहु त्रिभुज का परिमाप कोष्ठक 4√2 + 4 सेमी है तो इसके कड़ की लंबाई क्या होगी? आपका त्रिभुज के परिमाप सभी भुजाओं के क्या होती हैं? योग होते हैं।
आगे देखो, यह सूत्र के बेस पे रखा गया, इनके गुणनखंड कर लीजिएगा, ये हमारे इनका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका देखिए, एक घनाभ की कोरे ABC हैं, उसका आयतन B घन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ S वर्ग इकाई है, अतः 1/B बराबर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबा? B नंबर होगा। क्या होगा? B नंबर। अब इनके यहाँ पे सूत्र हैं, आप सूत्र के अनुसार इनके क्या करना, मान रखिए, मान रख के बाद दोनों को रख दीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर हमारा क्या है? 51 है। तो वह धन होगा क्या भाई? अब इनके लिए सूत्र हमारा देखिए यहाँ पर रखा गया। इस प्रश्न का आगे उत्तर लगा लीजिए, तो कितना होगा? 20,400 होगा। अब देखिए कैसे आया, उनके बारे में देखें। अब ये हमारा ये सूत्र हो गए, क्या हो गए? ये सूत्र रख दिया गया। फिर क्या करा? 2 वर्ष के लिए यहाँ रखा गया। ठीक, हमने क्या किया, अब 2 वर्ष हमने रखा। ठीक, आप ध्यान रखिए, जैसे हमने काटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हुआ, कितना हुआ? 10, यानी 0 बच्चा 0 था। जब 20 में एक जोड़े थे 21 होगा, क्या होगा? 21 और 21 बटे हमने क्या करूँगा? 20 रखूँगा। जो संख्या ऊपर एक जोड़ लिया जाता है और वो हो जाता है 21/20, 21/20। ठीक, -1 रखेंगे। इसी तरह यहाँ पे इनकी संख्या साधारण के लिए रखा गया, ये पता नहीं है तो हमने रख दिया। इनके काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा, और 2 एकम 2, और 2 एकम 2, इसका हमने क्या हुआ? 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ दोनों का हमने क्या किया, अब इस संख्या को 21 को गुणा करेंगे, तो 21 का गुणा करने पर हमारा 441 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, कितना होगा? 400। 400 को हमने 1 से गुणा कर दें, 400 एक कम 400 होगा। यदि इनको घटाएं तो 41 हो गया, और इसका मान हमें बताया कितना? 10 हो गया। ठीक, इसके बाद आगे देखें। अब दोनों का 400 और 100% पे रखा। अब ध्यान रखिए, इनको हम यदि कैंची गुणा कर लें लासा लेकर, ठीक, तो इसको हमने क्या किया? 400 गुणा कर दिया, लासा ले लिए। ठीक, ये 40 हो जाएगा, 41 ही नीचे नीचे 400 हो जाएंगे। 41 में से 40 खा जाए तो 1 बचेगा, और नीचे 400 ही रहेंगे। अब क्या करना है? 51 गुणे का करना है 400। यदि इन दोनों को गुणा करा जाएगा तो हमारा कितना? 20,400 रुपया धन उसका हो जाएगा। ठीक, आगे दिए गए पाई आरेख में एक घर के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया। यदि घर के निर्माण की कुल खर्च कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख है, तो मजदूरी में खर्च किया गया। अब मजदूरों की खर्च कितना है? मजदूरों को कितना है? 90% है, और टिम्बर में 30% है, देख रेख में 54%, स्टील में 54%, सीमेंट में कितना है? 72, ईंट के लिए कितना है? यदि ये टोटल कोड का हमने मान करेंगे तो ये होगा हमारा बाबू 360, और 100% पे ही हमेशा का किया जाता है, इनके तुलना किया जाएगा। रही बात प्रश्न पे, आप देखें, अब देखिए मजदूर पे हमने बोला भाई कितना है? 60%, 90%। कुल हमारा मजदूरी की पैसे यानी खर्च कितना है? 15 लाख है, और ये 300, 0 से 0 कर लीजिए भाई। 9 एक कम 9, 9 चौक 36 हुआ, कितना हुआ? अब इसको काटिए 4 से, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12 हुआ, 4 तिहाई 12, हाथ से बचेगा
कितना 3 यहाँ होगा 3। फिर क्या करें 4 सत्ते 28 हाथ से बचा 2 4 पंचे 20 यानी ये कितना होगा 3,75,000 कितना होगा 3,75,000 किस पे होगा मजदूरों पे कितना होगा बाबू ये मजदूरों पे कितना होगा 3,75,000 रुपये खर्च होगा। अगला प्रश्न है आपका यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर हो तो उनका अनुपात होगा क्या। तो इस प्रश्न का उत्तर सी है। अब इनके अनुपात रख लिया जाए। माना है कोई संख्या ए भी मानकर रख दिया गया ठीक। 1/2 आधा का मतलब हुआ 1/2 हमने रख दिया है 1/2 बराबर 0.7 गुणे 2 1 बराबर 7 उन्हें 14 हुआ कितना हुआ 14। अब इन्हीं के हमने क्या दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा लिया क्या बढ़ा लिया 0। तो इसका मान हो जाएगा बाबू 2 अंक है 2 अंक जो तो 2 से काटें 2 सत्ते 14 होगा। इसी 2 से काट देंगे तो कितना होगा 2 पंचे 10 होगा यानी कितना होगा बाबू 50/7 हो जाएगा। यानी अनुपात में पूछेगा 7 यानी 5 अनुपात क्या होगा 50 हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी नंबर हो जाएगा। जितना आएगा उतना आपको हर तोड़ बिटोड़ के बता दूंगा ठीक। यदि 29 के घाते 75 को 28 से भी विभाजित किया जाए 28 को क्या करना है विभाजित माने भाग करना है कि तो शेषफल होगा क्या। अब इन्हीं को क्या करना है सम घात पर 9 को यानी 81 हो जाएगा। विषम घात पे 81 गुणे 9 यानी 729 हो जाएगा ठीक। आगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो रहा है एक ना देखिए कैसे हो रहा है तरीका से देखिए। कह रहा स्पष्ट है 75 के घात विषम है इसमें से अंत में 29 आएगा अतः 28 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। 28 से यदि भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या होगा 1 होगा ठीक। अपना तरीके कई फार्मूले हैं फार्मूले से अनुसार रख लीजिए। कह रहा एक बैग में 4 काली गेंद 6 नीली गेंद 3 सफ़ेद गेंदें तथा 5 लाल गेंद इनमें से एक गेंद को निकाला जाता है गेंद के काली या सफ़ेद होने की प्रयिकता होगी क्या। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू बी नंबर होगा क्या होगा बी नंबर। अब देखिए कैसे आ रहा है। करा कुल गेंदों की संख्या हमारा कितना 18 हो गया कितना हो गया 18। काली गेंदों की संख्या 4 है सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है 3 है। एक सफ़ेद गेंद चुने जाने की प्रयिकता हमारा रखेंगे ठीक। तो 3/18 यदि इसको काट दिया जाए तो 1/6 आ जाएगा 3 एकम 3 3 छक 18 हो जाएगा। अगला काली गेंद चुने जाने की प्रयिकता इसको हमने क्या किया C1 C1 मान के रखा तो ये हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। अब इनके काटने पे हमारे एक संख्या मान रखा गया। अब दोनों को हमने क्या करना है जैसे यहाँ 4 आया था ठीक यहाँ 9 इनका और 1/6 इनका। अब ऐसे संख्या लीजिए लासा हुआ क्या करें लासा तो इनको हमने 2 से कर दिया इनको क्या कर दिया 3 से 3 जगह 18 हो गया 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 हो गया। इसको जोड़ो 7 होगा इसको जोड़ो तो इसका हमारा कितना लासा 18 था 18 लिख लेंगे ठीक। इस प्रश्न का देखें सेम ABC का कक्षा 8 का सवाल है। यदि आप लगाए हो तो याद होगा और नहीं याद लगाए तो कोई बात नहीं। इस प्रश्न का बी नंबर है। ये सूत्र है आप लोग रखिए पक्ष का मान देखिए सेम वही है ये आप लोग मान रखिए उसके बाद विस्तार से इसमें कोई हमके टिप्पणी करने वाला नहीं है ये आप खुद लगाइए। इसमें इसको भी आप लोग खुद लगाइए छोटी बड़ी संख्या बताइएगा ठीक। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा।
भाग करने का तरीका हर चीज़ का आना चाहिए। देखिए कैसे रखा गया है, भाग करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, करा है भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए एक शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। तो किस पे उनके आसपास की वस्तुओं अभिन्न भागों को पहचान करना चाहिए। इस प्रश्न का बी नंबर उत्तर होगा। सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत लागू किस पर लागू है। तो क्या है इस पर निगमन विधि का है। क्या है निगमन विधि का। गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझना अधिगम के किस उद्देश्य की पूर्ति है। तो किसका है अवबोधन का। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर है। दिए गए चित्र में यदि वो वृत्त का केंद्र है तो एक्स वाई के बीच संबंध क्या है। तो एक्स वाई के बीच का संबंध हमारे क्या है बाबू। इस प्रश्न का उत्तर क्या है डी नंबर। ठीक, अब इनका चक्रीय चतुर्भुज बनाकर इनके संबंध को प्रसार करिएगा। ठीक, इसके बाद आपको खुद आंसर मिलेगा। अब कर रहा है 2/5, 8/35, 4/25 और 6/25 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात, इनको सारे को क्या कर सूत्र है मासा बराबर अंश का मासा और हर का लसा। तो हमने 2 का निकाला 2 गुणे 1, 8 का निकाला 2 गुणे 2 गुणे होगा 6 का 2 गुणे 3 होगा। हर का निकाला 5 का, 35 का 7 पचे 35, 15 का निकाला 3 पचे 15 और 25 का 5 पंचे 25। इनमें से सबसे संख्या जो अधिक में आया है ये हमारा मासा हो गया 2। और लासा को कहने मतलब सभी संख्या को गुणा करना होता है। तो इसका हो गया 525। कितना हो गया 525। तो इसका मासा हमारे सूत्र क्या है आंसर क्या होगा 2/525 हो जाए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न देखें। करा यदि 2 कोटिपूरक कोणों में अनुपात 2:3 हो तो कोण होंगे कि इनके कोण क्या होंगे। ठीक, अब देखें 2 कोटिपूरक कोणों का योग कितना होता है बाबू 90 होता है। इनके बीच के अनुपात कितना 2:3 है। तो एक कोण आगे रखिए। ठीक, 3 2 5 हो जाएगा। कितना होगा 5। अब हमने रखा कोण 2 बराबर 90/5, 5 से काटिए 5 1 5, हाथ से बचा कितना 4, 5 8 40। इसको गुणा 2 से कर 18 36 होगा। क्या होगा 36 हो जाएगा। उसी तरह 3 का करिएगा, इसका काटने पर हमारा कितना आएगा 54 हो जाएगा। तो इनके कोणों का अनुपात क्या होगा 36:54 होगा। 36, इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो गया। अगला प्रश्न है ABCD एक समचतुर्भुज यदि ACB बराबर 30 अंश हो तो ADB का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी नंबर डी नंबर। जैसे कहने का मतलब इनका मान रखा गया इनकी, जैसे AC होंगे तो इनका पूछा किसका मान बाबू ABD। जो A होंगे A और BD ये तो हमारे क्या होंगे 60 अंश के होंगे। क्या होंगे 60 अंश के। ठीक, दोनों को आपस में संख्या मान रखकर जोड़े घटा देंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होती क्या है। तो इनके लिए एक पूर्णांक होता है। क्या होता है बाबू एक पूर्णांक होती है। करा 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है। तो इसका एक पूर्णांक होता है। क्या होता है इसका डिफिनेशन नीचे दिया पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, व्यंजक 2x² - 9x - 36 का एक गुणनखंड क्या है। आप देखिए इसको ध्यान से।
जैसे यहाँ पे ध्यान रखना, ये ऐसे संख्या क्या करें, गुणा करने पर हमारा गुणनखंड इनका दूसरे तरह से बनाएंगे। जैसे हमने क्या किया, जैसे 9 गुणे 4 बनाएंगे, क्या करें, 13 गुणे 9 बनाएंगे, 13 गुणे 4। तय इनके जैसे यहाँ पे 2 है, इसके लिए हमने क्या किया थोड़ा, और 13 से 4 खा जाए तो 9 बचेगा, इनके गुणन के हिसाब से रखेंगे। तो हमने क्या किया, 13 गुणे 4 रख लिया, यानी यहाँ पे हमने रखा 2x² माइनस 13x प्लस 4x माइनस 26 रखूँगा। अब ध्यान रखिए, जैसे 2x² प्लस 4x माइनस यहाँ पे कर दिया, ठीक, यहाँ प्लस कर लिया, यहाँ माइनस कर लें, इनको माइनस 13x बराबर 36 कर दिया, ठीक। अब इनमें से जैसे गुणनखंड बनाना है, जैसे 2x कॉमन कर लिया गया तो x बचा, यहाँ पे जैसे 2x घात लगाता है, x बचा, x अंदर ले, x प्लस 2 अंदर हो जाए, माइनस में 13 ले लिया गया, x प्लस 13 दूना क्या होगा बाबू, 26 होगा। तो पहली संख्या जो होता है सेम वही लिख लिया जाता है, और दूसरी जो कॉमन होता है वो संख्या यहाँ लिख लिया जाता है, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा बाबू, करा एक गुणनखंड होगा, तो इसके गुणनखंड के लिए इसमें जो ऑप्शन रहेगा वही पे हमने क्या करूँगा, टिक लगाऊँ। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, x प्लस 2 आ रहा है। यदि ये नहीं होता तो यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस 13 होता, तो इस पर हमने क्या करता, टिक लगा लेता भाई, ठीक। ये सभी को याद आना चाहिए भाई। अगला प्रश्न देखिए, करा 2 मेज़ों 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है, 2000 है। तो 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का मूल्य 2500, तो एक मेज़ 5 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। आप समीकरण बनाइएगा, ठीक। समीकरण बनाने के लिए हमने माना एक मेज़ का मूल्य x, 1 रुपया मान लीजिए, और b x y जो भी मान कर रख सकते हैं, ठीक। पहला समीकरण दूसरा समीकरण हो गया, ठीक। अब करा समीकरण फर्स्ट को क्या करा 3 से, समीकरण सेकंड को 2 से गुणा, लासा लेना है, क्या करना है, लासा लेना है, जिससे नीचे की संख्या क्या हो जाए, बराबर। तब मान लीजिए जाए से इनको हमने क्या किया, इनको 3 से मल्टीपल कर दिया, इनको 2 से, तो इनका गुणा करने का मतलब ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 होगा, एक ना 6000 हो जाएगा। उसी तरह इसको करें 2 एक का होगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक ना होगा यानी 50 हो जाएगा, कितना होगा 50 हो जाएगा, ठीक। अब रही बात ये दोनों संख्या हमारे ये जो हो गया, ये संख्या दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या हो गए, ये वाली संख्या हमारा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो इनके कहने का मतलब ये संख्या जब इनके बराबर कर लिया गया, समीकरण फर्स्ट को 3 से, समीकरण सेकंड, सही तो है। अब दोनों संख्या के जब बराबर किया तो इनका जो a प्लस है, यहाँ पे a प्लस 4 है, और यहाँ पे क्या है बाबू 6 है, ठीक। यहाँ पे a, तो इसके बराबर कितना है 4। देखो यहाँ हेरा फेरी कर लिया है, यहाँ पे इसको 2 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया है। यहाँ पे लिखना जैसे लिखा हुआ है वैसे करना, इसको 2 से किया है, इसको क्या कर दिया है 3 से, इसलिए अभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा आप लोग भी। तो पहले समीकरण को जैसे इसको किया है, इसको 2 से, तो हमने 2 से यहाँ कर दिया, इसको 3 से किया है, यहाँ 3 से कर दिया, ठीक। अब रही दोनों जो इसमें से संख्या क्या है, बराबर हो गए, इसको मैंने काट दिया। अब 9 में से 4 रुपये खा जाता है, 5 में बचेगा, इसमें से हमने खा जाए तो हमारा 3500 बचेगा, कितना बचेगा 3500। आप ध्यान रखिएगा, जब हमने ये बराबर हमने क्या किया 3500 बटे 1, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, ये का मान हमारा क्या होगा बाबू, यानी एक मान जो भी रखे होंगे, कुर्सी हो मेज जो भी हो, ये का मान हमारा 700 रुपया होगा। क्या होगा, एक मान निकल गया तो बी का मान निकालेंगे। अब क्या करूँगा, बी के नाम। अब मेज का मूल्य हमारा बता दिया कितना है, मेज का मूल्य कितना बाबू, एक मेज का मूल्य 700 रुपया है। तो कुर्सी का मूल्य, अब कुर्सी के कुर्सी का मूल्य भी, तो इनको का किया मान रखिए समीकरण किसी में, हमारे आश्रम में फर्स्ट में रखा है, फर्स्ट में, ठीक, समीकरण फर्स्ट में रखना है। तब इसका 700 एक मान के जगह पे रखेंगे, 7 दूनी 14 होगा,
प्लस 3 भी होगा, बराबर में कितना है 2000। ठीक, अब रखिएगा यहाँ पे 3 भी ही रखना है। अब ये 14 से यार संख्या प्लस में, तो यार ले जाएंगे माइनस है। 2000 में से 1400 खा जाए तो बचा कितना है 600। बी बराबर 600/3 करेंगे, 2 एकम 2 3 6, तो काटने पर हमारा मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा बाबू 200 होता है। तो एक मेज और 5 कुर्सी का मूल पूछा, तो इनके रख देंगे मान। क्या कर देंगे, दोनों का रख देंगे मान। तब रखने का मतलब है एक मेज का मूल कितना है 700 रुपया, 5 कुर्सी का मूल कितना होगा, एक कुर्सी का मेज कितना बाबू 200, तो 5 कुर्सी का 1000 होगा और एक मेज का मूल 700, तो दोनों जोड़ने 1700 हो गया। इतना आपको करना पड़ेगा। इसी तरह इनके अनुपात है, बहुत कठिन नहीं है पेपर है, और अपना प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी नहीं सॉल्व कराएगा, ना कोई पास कराएगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे, देखिए कितना सरल है, बाकी आप लोग हड़बड़ा जाएंगे। ठीक, जैसे ए बी का मान 4:5 है, बी सी का इतना है, सी डी का इतना है, सबका रख लीजिए और सबका मान लिखिएगा, आंसर रख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर रखिएगा। इसी तरह इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। जितना कोशिश करेंगे उतना आपको ज़्यादा होगा, जितना दिमाग लगाएंगे उतना चलेगा। ठीक है, खर्चा नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, खर्चा करना पड़ेगा। ठीक, ये भी सवाल कठिन नहीं है, आप लोग खुद लगाइएगा। जहाँ तक रहेगा हम तो टिप्पणी करके समझाऊंगा भाई। 3 मीटर लंबी, 1.5 मीटर लंबी ऊंची और 0.0 मीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों का आवश्यकता होगी, यदि प्रत्येक ईंट का आकार 23 सेमी गुणे 15 सेमी और 8 सेमी हो तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 500 होगा, सी नंबर। देखिए इनका सूत्र है और सूत्र पर रख के इनके मान को हमने काट पीट के और गुणा करके आंसर ला लिया। सेम है वही सवाल, अभी अगला वीडियो में हमने बनाया था वही क्वेश्चन यहाँ उठा पूछा है, आपको आना चाहिए। इसमें जैसे हमने इस प्रश्न का बी नंबर है, देखिए हम बता दे रहा हूँ भाई, बार बार वही क्वेश्चन को रिपीट करने पर याद हो जाते हैं कोई चीज़ें। जैसे यहाँ पे हमने एक प्लस और माइनस का जैसे यहाँ रख दिया, एक बार प्लस रखता है एक बार माइनस, इसी को इनको भी एक प्लस और माइनस करता हूँ। अब संख्या ये प्लस वाला हमने काट दिया, इन दोनों को घटा दिया तो हमारा कितना 400 कितना होगा 38 हो जाएगा। इसको दोनों का जोड़ दिया तो 600 होगा, और इनको संख्या 6 से काट दिया गया, 6 से काटने पर हमारा क्या होगा 73/100 हो जाएगा। काटने पीटने का तरीका आना चाहिए भाई, और जितना आपके लिए हमने एक मेहनत किया, आपका फर्ज है एक अपना परिवार समझ कर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से आप लोग शेयर करिएगा। ठीक, आप भी आगे बढ़ें, एक अपने दूसरों को भी, यानी आज नहीं वो काम है, एक दिन किसी भी रूप में किसी भी गांव या किसी शहर में एक दिन किसी को सहयोग में आएगा, क्योंकि बांटने से बटेगा और बंटने से ही लोगों में जो भी होगा शिक्षा की गुणवत्ता किसी भी रूप में वो आपके समाज में के यदि कार्य करने लायक है तो करेगा। अगला प्रश्न है यक्स माइनस 1/x बराबर 1/2 हो तो उसी तरह 4x² प्लस 4/x² का मान होगा। अब मान रखिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी नंबर। देखिए रखा गया, उनके गुणा किया गया, फिर उसके बाद जोड़ दिया गया। इसी तरह इस प्रश्न का उत्तर होगा, खाली आपको भड़काया है, कोई कठिन नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ये है, गुणा करना है आपको, गुणा भाग। अगला प्रश्न देखिए, करा 2 संख्याओं का मासा कितना है, 2 संख्याओं का मासा कितना बाबू 9 है, और लासा कितना है 270 है। यदि एक संख्या 99 है, यदि एक संख्या क्या है x + y बराबर हमने 99, इसका हमें पता नहीं तो ये यहाँ रख लीजिए। ठीक, अब इनके हमने यहाँ पर मान रख लीजिए, उनके संख्या x² के जगह पर इसके हमने कहा क्या यहाँ पर यहाँ पे सूत्र के हिसाब से रख दिया। ठीक, अब इनका मान रखा है यहाँ पर दर्शा कर, इनके बाद कितने तोड़ दीजिए, तोड़ने पर हमारा इसका मान कितना x - y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक, ये आपको आना चाहिए।
अब इसका प्रश्न का देखें, खैर आंकड़ों के अनुसार बहुलक क्या है, आंकड़ों के अनुसार क्या है बहुलक। आप कर्म से दर्शा लीजिए, चाहे कर्म में लगा लीजिए, ठीक, कैसे भी लगा कर दर्शा कर उनके बाद बहुलक क्या करना है। जैसे आप कर्म में लगाएंगे तो जल्दी से होगा, वैसे नहीं कर तो ऐसे करिए। अब इसमें देखिए आगे छोटी संख्या 21 21 2 बार में है, 21 को 22 आइए, 22 3 बार में है, 22 कितने हैं 3 बार में है। 24 कहीं है, 24 2 बार हैं। अभी 23 छोड़ दिया, 23 1 2 3 4 5 6 बार। कहीं लग रहा मिस्टेक हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, ये टाइपिंग करने वाला गलत किया है, 6 बार है। 23 कितने बार है बाबू, 6 बार हैं, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये नंबर, ये बहुलक है, ठीक। आप सभी भाई बंधुओं को दिल से उनके धन्यवाद हैं जो वीडियो देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं ईमानदारी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना आपको मेरे तरफ से, अब आपके परिवार हूँ, सहयोग दीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।